देखिए, करेंट इलेक्ट्रिसिटी के आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में। सेल और बैटरी क्या होता है, यानी सर्किट का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। जैसे रेसिस्टेंस सर्किट का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हम लोग देख चुके हैं, रेसिस्टेंस क्या होता है, उससे रिलेटेड लॉ और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेल का, है ना, कि सेल क्या होता है। फिजिक्स वाला सेल, बायोलॉजी वाला सेल नहीं, समझ रहे हैं बात को। तो देखिए यहाँ पे सेल क्या होता है, सेल, देखिए सेल क्या है, सेल का नाम सुने होंगे। तो सेल क्या होता है ना, सेल एक ऐसा डिवाइस है, क्या समझना है कि सेल एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। किस में बदलता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। सेल का डिफिनीशन अगर लिखने आए तो आप डिफिनीशन में यही लिखेंगे कि सेल एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। क्या कहेंगे सेल के बारे में? अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स, अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स, एक ऐसा डिवाइस जो क्या करता है? कन्वर्ट करता है। किस चीज को? केमिकल एनर्जी को। किसको? केमिकल एनर्जी को, है ना, केमिकल एनर्जी को किसमें? केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बहुत बार डिफिनीशन ही बोर्ड में पूछा जाता है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो डिवाइस बदलता है उसी को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सेल जो होता है उसके कॉम्बिनेशन को बैटरी कहा गया। मतलब समझ लीजिए बैटरी का फंडामेंटल यूनिट सेल है ना। तो हम लोग यहां से क्या कहेंगे? कहेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सेल के कॉम्बिनेशन को ही बैटरी कहा जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। सेल के कॉम्बिनेशन को बैटरी कहा गया है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला बात क्या है कि बैटरी या सेल कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो आप कहिएगा कि सेल दो प्रकार का होता है, या बैटरी दो, सेल या बैटरी को कहिएगा कि दो प्रकार का होता है ना। आप कह सकते हैं कितने प्रकार का होता है? दो। ठीक है, एक जो होता है वो प्राइमरी सेल है। एक क्या है आपका? प्राइमरी सेल होता है, प्राइमरी सेल या बैटरी। और दूसरा क्या होता है? सेकेंडरी सेल या बैटरी। बहुत ही कॉमन है, हमारे आसपास दिखाई भी देता है, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल हम लोग वैसे सेल को कहते हैं, प्राइमरी सेल हम लोग वैसे सेल को कहते हैं जिसको एक बार यूज किए और फिर डिस्कार्ड कर देंगे। मतलब उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या है कि इसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते, बार बार चार्ज करके यूज नहीं कर सकते हैं, वो है प्राइमरी सेल। और वैसा सेल जिसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि हम उसको फिर से रिचार्ज करके यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे हमारे मोबाइल में जो बैटरी लगा हुआ है, मोबाइल में जो बैटरी या सेल लगा हुआ वो क्या होता है? हम लोग चार्जर के मदद से चार्ज करते हैं, बैटरी चार्ज होता है, फिर हमारे यूज के बाद वो डिस्चार्ज होता है, फिर हम उसको चार्ज करते हैं। वो सब सेकेंडरी सेल में आता है। लेकिन प्राइमरी सेल में क्या है? जैसे पेंसिल बैटरी जो हम घड़ी में लगाते हैं, या हमारे वॉच में जो घड़ी होता है, वो सब प्राइमरी सेल है। एक बार यूज कर दिए तो फिर उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, वो दोबारा किसी काम का आपके पास बचेगा नहीं। समझे बात को? तो क्या कहेंगे हम लोग प्राइमरी सेल के बारे में? प्राइमरी सेल वैसा सेल है जिसको हम लोग क्या कहेंगे? वंस यूज्ड एंड डिस्कार्डेड। एक बार यूज करिए और डिस्कार्ड कर दीजिए। कहने का मतलब ये है, इस सेंस में कहना चाह रहे हैं कि इट कैन नॉट बी रिचार्ज्ड, इट कैन नॉट बी रिचार्ज्ड, इसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, है ना। ये होगा आपका कौन सा सेल? प्राइमरी सेल। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं जो आपके घड़ी में बैटरी लगता है, वॉच का बैटरी, है ना, वॉच बैटरी। देखिए दूसरा क्या होगा? सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल क्या है भाई? तो सेकेंडरी सेल हम लोग क्या कहेंगे? वंस यूज्ड एंड रिचार्ज फॉर नेक्स्ट यूज। और उसको हम क्या कर सकते हैं? रिचार्ज कर सकते हैं नेक्स्ट यूज के लिए, है ना, नेक्स्ट यूज के लिए। ये हुआ सेकेंडरी सेल। इसके एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं हम लोग? सेल फोन का बैटरी, सेल फोन बैटरी, सेल फोन बैटरी, है ना। ये हो गया आपका सेल या बैटरी के बारे में जानकारी। अब क्या है कि चूंकि ये सर्किट का कंपोनेंट है, इसलिए जब ये सर्किट में आएगा ना तो सर्किट में इसका सिंबल क्या होता है ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिंबल। देखिए सिंबल कैसे लिखते हैं हम लोग? तो देखिए सेल का सिंबल होता है ये, एक बड़ा डंडा और एक छोटा, दोनों पैरेलल नहीं रखिएगा, पैरेलल रखिएगा तो कैपेसिटर हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो एक बड़ा डंडा और एक क्या? छोटा। ठीक है, तो ये प्लस और ये माइनस,
भाषण के वक्त राशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्लस हो गया, ये क्या हो गया, माइनस हो गया। समझ रहे हैं बात को। ये हुआ सेल का सिंबल, ये किसका सिंबल हुआ, सेल का। और ऐसा ऐसा ही सेल हम लोग मिलाते हैं तो क्या बनता है, बैटरी बनता है ना। तो ये सेल ऐसे बनाते हैं और बैटरी हम लोग ऐसे बनाते हैं, प्लस माइनस, फिर एक ठो सेल और इससे जोड़ेंगे, फिर एक ठो सेल और इससे जोड़ेंगे, प्लस और ये माइनस। यही कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या कहलाता है, बैटरी। और बैटरी का जो होता है ना, दो टर्मिनल, सेल या बैटरी का दो टर्मिनल होता है, ये वाला बड़ा वाला डंडा और छोटा वाला डंडा। बड़ा वाला डंडा रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव, कहने का मतलब है वो हायर पोटेंशियल पे है, वो क्या है आपका, हायर पोटेंशियल पे। और निगेटिव कहने का मतलब क्या है आपका, लोअर पोटेंशियल पे है वो। छोटा वाला डंडा लोअर पोटेंशियल को शो करता है और बड़ा वाला डंडा किसको शो करता है, हायर पोटेंशियल को शो करता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सेल या बैटरी का सिंबल, जब भी सर्किट में सेल या बैटरी लगाना होगा तो हम लोग यही लगाएंगे। ठीक है, सेल और बैटरी। इसमें एक डंडा को बड़ा रखते हैं, एक को छोटा। बड़ा वाला प्लस मतलब प्लस कहने का मतलब ये है कि वो हायर पोटेंशियल को शो करता है, और माइनस कहने का मतलब क्या है कि वो लोअर पोटेंशियल को दिखाता है। ठीक है, देखिए अब इसके बाद क्या है कि बता ही दिए कि हर सेल का दो टर्मिनल होगा, इसी को कहते हैं दो टर्मिनल, है ना। कहने का मतलब अ सेल हैज टू टर्मिनल, अ सेल या बैटरी जो कह दीजिए, अ सेल या बैटरी, है ना, जो क्या है आपका सेल या बैटरी जो है उसके पास कितना टर्मिनल है, हैज टू टर्मिनल्स। कितना टर्मिनल है भाई, दो टर्मिनल है। एक टर्मिनल जो है आपका हैज टू टर्मिनल्स, बता ही दिए। एक टर्मिनल को कहते हैं हम लोग क्या, पॉजिटिव टर्मिनल, और दूसरे को क्या कहते हैं, निगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल कहने का मतलब है कि वो हायर पोटेंशियल पे होगा। कहाँ पे होगा, हायर पोटेंशियल पे। और निगेटिव टर्मिनल कहने का मतलब क्या है कि वो आपका लोअर पोटेंशियल पे होगा। कहाँ होगा वो, लोअर पोटेंशियल पे होगा। ये आपको ध्यान रखना, यही यहाँ पे सिंबल के रूप में दिखाया गया। अब देखिए, कोई भी डिवाइस होगा, कोई भी कंपोनेंट होगा, जब उसके अंदर से करंट बहेगा तो हर डिवाइस का नेचर होता है कि वो करंट को अपोज करता है ना। हर सर्किट का एक फीचर होता है, हर कंपोनेंट का एक नेचर होता है डीसी सर्किट में कि जब करंट उससे फ्लो करते हैं तो वो उसको अपोज करता है ना। तो उसी तरीके से सेल के अंदर से भी जब करंट बहेगा तो सेल भी कुछ करंट को अपोज करेगा, सेल भी कुछ करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है ना। तो इसके आधार पर सेल दो तरह का है ना। वैसा सेल जो कोई अपोजिशन पैदा ना करता हो उसको आइडियल सेल कहते हैं, और वैसा सेल जो अपोजिशन पैदा करता हो उसको हम लोग नॉन आइडियल सेल कहते हैं। ठीक है, तो उसके आधार पे आप सेल को क्लासिफाई कर सकते हैं ऐसे दो तरीके से। एक है आइडियल सेल, एक क्या है आपका आइडियल, और दूसरा क्या है नॉन आइडियल। अब डिफिनीशन नहीं कभी लिखने आएगा, लेकिन जब सर्किट का क्वेश्चन बनाएंगे, जब सॉल्व करेंगे तो दिखाई देगा आपको। वैसा सेल जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस, वैसा सेल जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस जो हो, वैसा सेल जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस जीरो हो, इंटरनल रेसिस्टेंस क्या हो, जीरो हो, उसको हम लोग कहते हैं आइडियल सेल। और वैसा सेल जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर से लिखा जाता है जनरली, स्टैंडर्ड नोटेशन यही है। वैसा सेल जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस हो, वैसा सेल जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस हो मतलब उसका इंटरनल रेसिस्टेंस नॉट इक्वल टू जीरो, वैसे सेल को हम लोग नॉन आइडियल सेल कहते हैं। और प्रैक्टिकली कोई भी ऐसा सेल नहीं है जो आइडियल है, हर सेल का कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता ही है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हम लोग मान लेते हैं कि सेल क्या है, डिफिनीशन लिखते वक्त थ्योरेटिकली हम कह देते हैं कि वैसा सेल जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं है वो कैसा सेल है हमारा, वो हमारा आइडियल सेल है। और नॉन आइडियल सेल जिसके पास कुछ ना कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस हो। जब क्वेश्चन आएगा ना, देखिए ऐसे लिखता है, सेल को ऐसे दिखाता है ना तो लिखेगा ई, बताएंगे ई क्या होता है, ई को ईएमएफ कहते हैं, आगे उसको भी हम लोग देखेंगे, उसको बैटरी का जब फंक्शन देखेंगे तो इस यहाँ पे खाली ई लिखा हुआ है, मतलब इस सेल का कोई इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं है, बस ऐसे लिख देगा ई कॉमा आर, मतलब ये हुआ आइडियल सेल, इसका कोई इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं है। और ये हुआ नॉन आइडियल सेल, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है आर के बराबर, है ना। आइडियल सेल और नॉन आइडियल सेल। प्रैक्टिकली एवरी सेल हैज सम इंटरनल रेसिस्टेंस। प्रैक्टिकली एवरी सेल, जितना भी सेल होगा ना, प्रैक्टिकली एवरी सेल हैज सम इंटरनल रेसिस्टेंस। प्रैक्टिकली सारे सेल के पास कुछ ना कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस होगा।
ऐसा कोई सेल होगा ही नहीं जिसके पास इंटरनल रेसिस्टेंस ना हो। थ्योरेटिकली कहने के लिए खाली आइडियल सेल है, दुनिया में कोई भी चीज़ आइडियल नहीं हो तो उसी तरीके से सेल भी आइडियल नहीं है। इसीलिए लिखा है प्रैक्टिकली एवरी सेल हैज सम इंटरनल रेसिस्टेंस, कुछ ना कुछ होगा। ये बात अलग है कि हम सर्किट का क्वेश्चन या क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हम उसको इग्नोर कर देते हैं या डिफिनीशन लिखते वक्त, लेकिन प्रैक्टिकली जो भी हमारे आसपास सेल नहीं, कोई भी डिवाइस हमारे आसपास अगर दिखाई दे रहा है तो कुछ ना कुछ उसका इंटरनल रेसिस्टेंस जरूर होगा। ठीक है, अब इसके बाद है कि सर्किट में, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में सेल का क्या रोल है, क्या फंक्शन है और ये ईएमएफ क्या चीज है, इस पे चर्चा करेंगे। उसके पहले आप इसको नोट करिए एक बार। देखिए अब हम लोग बात करेंगे सर्किट में सेल का क्या रोल है, यहीं से ईएमएफ का डिफिनीशन निकल के आता है। ठीक है, तो क्या है रोल ऑफ सेल, रोल ऑफ सेल। देखिए सेल जब करंट बहना चालू होता है ना सर्किट में, डीसी करंट, जैसे हम लोग शुरू में पढ़ते हैं कि चार्ज बहता है, चार्ज के बहने से करंट बहता है, तो अपने आप चार्ज नहीं बहता। जब हम आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ाए थे तो एक कॉन्सेप्ट बताए थे, वहाँ पे क्या बताए थे कि ऐसे अगर कोई कंडक्टर है, कोई कंडक्टर हम लेके रखे हैं तो उसके अंदर कोई करंट नहीं बहता है। जब बाहर से हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो सारा इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में चलने लगता है, और सारा इलेक्ट्रॉन जब एक ही डायरेक्शन में चलने लगता है तो वही जो होता है उसी का एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है, और वही वेलोसिटी करंट के फ्लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है सर्किट में। ठीक है, तो ये जो करंट, ये जो सारे चार्ज को एक दिशा में जो बहा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कहाँ से आया, उसका सोर्स क्या है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग सेल के मदद से ही दिए थे या बैटरी के मदद से ही दिए थे। तो सेल क्या करता है ना, सर्किट में चार्ज बहता रहे, क्योंकि मोशन ऑफ चार्ज के कारण ही करंट आता है। तो सेल क्या करता है, जो चार्ज सर्किट में बह रहा है उस चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि वो सर्किट में बहते रहे। जैसे ही हम लोग पावर ऑफ करेंगे, यानी जैसे ही सेल मान लीजिए रिमूव कर दिए बैटरी से, तो फिर चार्ज को एनर्जी नहीं मिलेगा और फिर करंट बहना बंद हो जाएगा। इसलिए करंट, डीसी सर्किट में करंट का बहना ही सेल से चालू होता है। तो सेल का रोल ही यही है, कहेंगे कि सर्किट में चार्ज के कांस्टेंट फ्लो को मेंटेन रखने के लिए, ताकि चार्ज क्या हो, सर्किट में घूमते रहे, यही रोल होता है सेल का। यही क्या होता है रोल सेल का। तो सेल क्या होता है, सेल का रोल क्या है, तो सेल का रोल यही है कि टू मेंटेन द कांस्टेंट फ्लो, क्या बोलेंगे भाई, टू मेंटेन द कांस्टेंट फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, क्या कहेंगे, टू मेंटेन द कांस्टेंट फ्लो ऑफ चार्ज इन द सर्किट। सर्किट में चार्ज के कांस्टेंट फ्लो को मेंटेन रखना ही इसका काम होता है। या फिर आप कह सकते हैं और टू प्रोवाइड, यहीं से डिफिनीशन निकल के आएगा ईएमएफ का, क्या निकल के आएगा, और टू प्रोवाइड द एनर्जी फॉर चार्ज। चार्ज को क्या देगा, और फॉर प्रोवाइड एनर्जी टू चार्ज, वो चार्ज को क्या देगा, एनर्जी फॉर इट्स फ्लो इन सर्किट, फॉर इट्स फ्लो इन, यानी चार्ज को धकेलेगा, चार्ज को धक्का देगा कि तुमको सर्किट में बहना है, वही धक्का देने वाला डिवाइस सेल है। तो क्या कहेंगे, और टू प्रोवाइड एनर्जी टू चार्ज टू फ्लो इन सर्किट, सर्किट में फ्लो करेगा। यही इसका फंक्शन, यही इसका रोल है, फंक्शन या रोल जो कह दीजिए। यहां से एक छोटा सा टर्म निकल के आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसी चीज से, ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ का मतलब क्या होता है, ईएमएफ का मतलब क्या होता है, ये जो वर्ड ईएमएफ लिखा गया है ना, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, नाम में फोर्स लगा हुआ है तो ये मत समझ लीजिएगा कि इसका यूनिट न्यूटन होगा, है ना। ये एक्चुअली में एक तरह का पोटेंशियल का वोल्टेज है, ये समझ रहे हैं ना, वोल्टेज है ईएमएफ, है ना। तो ईएमएफ क्या होता है, व्हाट इज ईएमएफ, तो कहेंगे द वर्क डन, डिफिनीशन सुन लीजिए, द वर्क डन, ये वर्क डन है रिक्वायर्ड, द वर्क डन रिक्वायर्ड फॉर द फ्लो ऑफ यूनिट चार्ज, यूनिट मतलब एक कूलम, ऐसे समझ लीजिए, द वर्क डन रिक्वायर्ड फॉर द फ्लो ऑफ यूनिट चार्ज
इन द सर्किट, यानी एक सर्किट में यूनिट चार्ज को, एक कूलम चार्ज को फ्लो होने में जो वर्क डन करना पड़ता है वही वर्क डन उस सेल का ईएमएफ होता है। मतलब अगर किसी सर्किट में एक कूलम चार्ज को बहने के लिए 5 जूल एनर्जी चाहिए तो उस सेल का ईएमएफ 5 वोल्ट होगा। अगर किसी सर्किट में एक कूलम चार्ज को घुमाने के लिए पूरे सर्किट में हमको 4 जूल का वर्क करना पड़ रहा है तो बैटरी का ईएमएफ कितना होना चाहिए? 4 वोल्ट होना चाहिए। क्या बोल रहा है? द वर्क डन रिक्वायर्ड फॉर फ्लो ऑफ यूनिट चार्ज इन द सर्किट, यानी सर्किट में यूनिट चार्ज के फ्लो के लिए जो वर्क डन चाहिए उस वर्क डन को हम लोग क्या कहते हैं? उसी वर्क डन को हम लोग कहते हैं ईएमएफ ऑफ सेल, है ना, ईएमएफ ऑफ सेल, उसी को हम ईएमएफ कहते हैं। जैसे मैथमेटिकली इस चीज को हम क्या लिखते हैं? मैथमेटिकली ईएमएफ जो होता है, मैथमेटिकली ईएमएफ इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज यही होता है, यहीं से डिफिनीशन होगा क्लियर। अगर आप मान लीजिए कि चार्ज 1 कूलम है, अगर चार्ज को क्या मान लीजिए आप? 1 कूलम यूनिट चार्ज, तो जो ईएमएफ होगा वही तो वर्क डन है, वही क्या है आपका? वर्क डन है। यही तो हम डिफिनीशन में लिखे कि 1 कूलम चार्ज को सर्किट में घुमाने के लिए जो वर्क करते हैं वही तो ईएमएफ के बराबर है। वही किसके बराबर है? ईएमएफ के बराबर है। और इसका यूनिट क्या होगा? आप ये वोल्टेज में भी पढ़े थे, इसका यूनिट होता है वोल्ट। क्या यूनिट होता है इसका? वोल्ट। लिखते हम लोग भी से। अब आप कहिएगा इसको भी आप वोल्टेज बोल रहे हैं और पोटेंशियल डिफरेंस को भी वोल्टेज बोलते हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं और ईएमएफ भी बोलते हैं, दोनों का यूनिट वोल्ट है, तो आखिर दोनों में क्या अंतर है ना? तो अब हम लोग को ये समझना होगा कि ईएमएफ में क्या, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों मिला जुला के हम कहते हैं कि एक ही चीज है, लेकिन में दोनों में बेसिक अंतर है। ईएमएफ सेल का होता है, जो सेल हम सर्किट में लगाते हैं उसका ईएमएफ होता है, जिसका डिफिनीशन हम आपको बता दिए। हर सेल का कुछ ना कुछ ईएमएफ होगा, है ना। और डिफिनीशन तो आप जान ही गए हैं, डिफिनीशन ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है 2 नंबर के सवाल में, डिफाइन ईएमएफ ऑफ सेल। तो कहिएगा कि सेल का ईएमएफ क्या है, तो कहेंगे 1 कूलम चार्ज को सर्किट में दौड़ाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है वही सेल का क्या कहलाता है? ईएमएफ कहलाता है। कोई सेल है जो 1 कूलम चार्ज को दौड़ाने में मान लीजिए 5 जूल वर्क कर रहा है तो उसका ईएमएफ 5 वोल्ट होगा। कोई सेल है जो 1 कूलम चार्ज को दौड़ाने के लिए 2 ही जूल वर्क किया तो उसका ईएमएफ कितना होगा? 2 वोल्ट होगा। क्या होगा उसका ईएमएफ? 2 वोल्ट होगा। ठीक है। अब देखिए, अब क्या है कि आपको समझना होगा कि सर्किट में ईएमएफ और वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस, ये दोनों में क्या अंतर होता है। तो देखिए, बहुत ही कॉमन, आपको एकदम बहुत ही अच्छा एग्जांपल से समझाते हैं। डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। क्या देखेंगे कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या अंतर है ना। छोड़िए, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ईएमएफ एंड पीडी मतलब तो समझते होंगे, पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, मान लीजिए हम एक सर्किट बनाए, इस सर्किट में एक रेसिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है R1, एक बल्ब लगा दिए सर्किट में, बल्ब का रेसिस्टेंस R2 होगा, हर डिवाइस का कुछ ना, एक यहाँ लगा हुआ है R3, है ना रेसिस्टेंस। और इस सर्किट में एक सेल या बैटरी हम जोड़ दिए, एक सेल या बैटरी क्या कर दिए हम? जोड़ दिए। ठीक है। पता है आपको सर्किट में करंट बहेगा I, इसका ईएमएफ E दिया हुआ है। अब जब सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ाए होंगे तो ऐसा बात बताए होंगे, सब सीरीज में जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, तो सब सीरीज में जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है तो इससे भी I करंट बहेगा, इससे भी I करंट बहेगा, इससे भी I करंट बहेगा। बता चुके हैं सीरीज कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं? सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है तब होता है सीरीज कॉम्बिनेशन सबसे। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस बताए थे निकालने, कितना होगा? IR1। इसके अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होगा? IR2। और इसके अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होगा? IR3। यानी ये ईएमएफ जो है करंट को दौड़ाया और उसके कारण अलग अलग कंपोनेंट पे पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया, पोटेंशियल का ड्रॉप आ गया। मतलब ये ईएमएफ जिम्मेवार है इस पोटेंशियल डिफरेंस का। मतलब अगर ये नहीं होता तो ये सब ड्रॉप दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये नहीं होता तो करंट नहीं बहता, और करंट नहीं बहता तो ये पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं आता। इसलिए जो 2 शब्द लिखा गया है ना, ईएमएफ, तो ईएमएफ आप क्या देख रहे हैं? ई को हम लोग ईएमएफ कह रहे हैं, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या है?
तो पोटेंशियल डिफरेंस कहिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहिएगा, है ना। किसको कहिएगा पोटेंशियल डिफरेंस? तो पोटेंशियल डिफरेंस एक तो थोड़े है, जितना कंपोनेंट है सबका कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है। तो कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? IR1। R2 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? IR2। और R3 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? IR3। और भी कुछ होता तो आप यहां पे कहिएगा ये जो है ना, ये सोर्स है, सोर्स स्रोत है किसका? इसका। और इसको कहेंगे इफेक्ट, यानी ये सोर्स है और इसका प्रभाव इस पे पड़ रहा है, ये इफेक्ट ऑफ सोर्स है। मतलब एक शब्द में अगर आप कहिएगा ना, तो ये जो है पिता है और ये जो है ये सब पुत्र या पुत्री है। ये सब पुत्र है और ये क्या है? पुत्री। समझ रहे हैं बात को? ये सोर्स है पिता और उसके कारण से ये पुत्र और क्या है? पुत्री। अगर ये सोर्स नहीं होता, पिता नहीं होता, तो ये पुत्र और पुत्री। समझ गए बात को? जिस समय इसको लगेगा, जिस समय इसको मन करेगा, जिसको लगेगा इसको कि सब बदमाशी कर रहा है, तो कहेगा अच्छा बेटा रुको, ठीक है। मतलब यही इसका सोर्स है, यही इसका क्या है? सोर्स है। इसलिए हम कहते हैं कि व्हाट इज EMF? तो कहेंगे EMF इज द सोर्स। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? तो कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज द इफेक्ट ऑफ सोर्स। सोर्स के कारण सर्किट में अलग अलग कंपोनेंट पे पड़ने वाला प्रभाव ही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। मतलब इन सब के पास जो भी है ये सब इसके बाबूजी से आया है। समझ रहे हैं बात को? तो हम कहेंगे कि ये E जो है ना, यही जनक है किसका? IR1 का, IR2 का, IR3 का। अगर और होता तो एक आठ पुत्र और हो सकता है ना। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। इसीलिए कहा जाता है ये सोर्स है, यानी यही अपना सारा ऊर्जा सब में क्या करता है? बांट देता है। यहीं पे क्या होगा, कभी कभी इंटरनल रेसिस्टेंस भी आ जाता है। अभी कोई इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं है, लेकिन कभी कभी कोई इंटरनल रेसिस्टेंस भी उत्पन्न हो जाएगा। तो ऐसा तब करना पड़ता है जब बेटा सब नालायक हो जाता है, तब बाबूजी जो है अपने पास कुछ रख लेते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस। मतलब जब संपत्ति का बंटवारा होगा तो 4 भाग लगेगा, 3 को बाबूजी रखेंगे, 3 को बेटा रखेगा और 1 को बाबूजी रखेंगे। काहे भाई? कि जब तक हम जिंदा रहेंगे कम से कम इस लालच में मेरा बेटा जो है मेरा सेवा करेगा। तो बेटा नालायक होता है तो बाबूजी के अंदर इंटरनल रेसिस्टेंस पैदा हो जाता है, वही सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस है। अभी फिलहाल इस पे चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे इंटरनल रेसिस्टेंस आ गया तो एक और यहाँ पे हिस्सा लग जाएगा। यानी समझ लीजिए ये बाबूजी है, उनका संपत्ति है। तो बाबूजी का संपत्ति कौन है? सब उनका बेटा लोग ही संपत्ति है। लेकिन अगर बेटा बदमाशी करेगा, बेटा नालायक होगा, तो बाबूजी एक हिस्सा अपना भी लगा लेंगे कोपचे में। समझ गए बात को? तो मरने के बाद उसी को मिलेगा जो बाबूजी का सेवा करेगा। ठीक है, तो वही है। कोई पूछेगा कि क्या अंतर है, तो कहेंगे क्या कि EMF इज द सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ सर्किट। अंग्रेजी में लिखना चाहेंगे तो यही लिखेंगे, EMF इज द सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ सर्किट, डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ सर्किट, है ना। सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस क्या? डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट, यानी सर्किट के अलग अलग कंपोनेंट में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है उसी का सोर्स है EMF। दिखा दिए करके, यही E का टुकड़ा होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर इंटरनल रेसिस्टेंस आएगा तो एक खुद पे भी ड्रॉप हो जाएगा EMF का। जहां जहां से करंट बहेगा और जहां जहां रेसिस्टेंस होगा वहां पे IR होगा, I इंटू R1, I इंटू, अगर यहां से भी, अगर यहां भी कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस होता तो एक और लिख देते I इंटू R3 और कहते ये पोटेंशियल डिफरेंस खुद सेल पे हुआ है। ये पोटेंशियल का ड्रॉप किस पे हुआ? खुद सेल पे। तो ऐसा सब तब होता है जब सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस होता है। अभी फिलहाल हम लोग सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस पर चर्चा नहीं की है, इसलिए बताया गया है क्योंकि अब हम लोग को सेल के बारे में पढ़ना है। 2 तरह का सेल होता है, एक चार्जिंग सेल और एक डिस्चार्जिंग सेल। यानी हमारे घर में अगर कोई बैटरी रखा हुआ है तो जब इन्वर्टर होता है और बैटरी होता है, तो जब लाइट रहता है, सरकार की तरफ से जो बिजली दिया गया उपलब्ध है, तो जो बैटरी या सेल लगा हुआ है वो इन्वर्टर की मदद से चार्ज होता है।
उस समय उसमें करंट जा रहा होता है, लेकिन जैसे ही लाइट कटता है तो करंट उससे निकल के जा रहा होता है। मतलब उस समय वो क्या होता है, जितना देर लाइन नहीं रहता उतना देर वो डिस्चार्ज होता है, और जब लाइन आता है तो वो क्या होता है, चार्ज होता है ना। तो जब वो डिस्चार्ज होता है तो डिस्चार्ज कैसे होता है, मतलब अगर मेरे पास एक सेल है या बैटरी है, आइडियली अगर बात करें तो वो डिस्चार्ज कब होगा, जब हम यूज करेंगे। एक हमारे पास बैटरी है, हम उसको घड़ी में नहीं लगाए, डिस्चार्ज थोड़ी हो जाएगा। हम मेरे पास एक सेल या बैटरी है, मतलब मेरे घर में इन्वर्टर बैटरी लगा हुआ है, हम उसे कुछ जुड़वाए नहीं घर का कोई चीज़, तो डिस्चार्ज थोड़ी हो जाएगा। डिस्चार्ज तभी होगा जब वो अपना पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग पे बांटेगा। कुछ घर के बल्ब को दे देगा, कुछ घर के पंखा को दे देगा, समझ गए बात को, कुछ हमारे मोबाइल के चार्जर को दे देगा, कुछ कंप्यूटर को दे देगा, कुछ वाईफाई को दे देगा, इसे बांटने चलेगा, डिस्चार्ज हो जाएगा समय के साथ, है ना। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग सेल देखेंगे, उसके लिए इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, समझ रहे होंगे आप, ऐसा उम्मीद करते हैं। आगे आप लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, सेल का बताते हैं मामला। देखिए अब हम लोग बात करेंगे कितने टाइप का सेल होता है, यानी बताया आपको चार्जिंग और डिस्चार्जिंग सेल पे चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिस्चार्जिंग सेल, जो ज़्यादा कॉमन है, हम लोग जो डिस्चार्जिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, तो डिस्चार्जिंग सेल क्या है आपका, डिस्चार्जिंग सेल पे चर्चा करेंगे। अब देखिए दो चार बात नया नया यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, है ना। डिस्चार्जिंग सेल क्या होता है, ठीक है। तो देखिए डिस्चार्जिंग सेल का जब आप बात करिएगा तो वैसे सेल को डिस्चार्जिंग सेल कहते हैं जिससे करंट निकलता है, करंट निकल के अलग अलग कंपोनेंट ऑफ सर्किट में बंट जाता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्चार्जिंग सेल। तो डिस्चार्जिंग सेल में हम लोग क्या कहेंगे, करंट इज विथड्रॉन, क्या कहेंगे, करंट इज विथड्रॉन, है ना, करंट इज विथड्रॉन फ्रॉम द सेल, है ना। सेल से क्या होगा, करंट निकलेगा। ठीक है, क्या बोले, करंट इज विथड्रॉन फ्रॉम द सेल, सेल से क्या होगा, करंट आपका निकलेगा, विड्रॉ होगा। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि वो कैसा सेल है, हमारा डिस्चार्जिंग सेल है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, कैसे बनाते हैं डिस्चार्जिंग सेल को। देखिए कोई भी सर्किट बनाते हैं तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आता है जो हमको ध्यान रखना होगा। जैसे हम एक सर्किट बना रहे हैं, उसमें ये मेरा सेल है, अब ये चार्जिंग है कि डिस्चार्जिंग अभी बता देंगे। ये रेसिस्टेंस है R, इसको हम यहाँ पे रेसिस्टेंस कहते हैं, लेकिन चूंकि ये रेसिस्टेंस इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट हम लगा सकते हैं। मान लीजिए हम एक बल्ब लगा दिए, है ना, मान लीजिए कि हम एक यहाँ पे फैन लगा दिए, तो इसीलिए इसको रेसिस्टेंस ना कह के लोड कहा जाता है, लोड रेसिस्टेंस। मतलब यहाँ पे लोड लगा हुआ, वो लोड के रूप में कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस यहाँ पे यूज हम कर सकते हैं। ये लोड है, क्या है, ये लोड है, और यही सेल है E, इसका EMF E हो गया। और मान लीजिए कि इंटरनल रेसिस्टेंस R है, मान लीजिए कि इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है, R है। अगर आपको संतुष्टि नहीं हो तो क्या कर सकते हैं ना, सेल के बगल में ऐसे छोटा सा एक रेसिस्टेंस बना के और कहिए ये सेल है मेरा, है ना, इससे ये पता चलेगा कि सेल का। ऐसे ये नहीं भी बनाएंगे, E R लिख देंगे तो बताएंगे कि उसका मतलब नॉन आइडियल सेल होता है, मतलब सेल के पास इंटरनल रेसिस्टेंस है। ठीक है, बना दिए। अब ये कैसा सेल है, डिस्चार्जिंग। तो डिस्चार्जिंग में हम क्या बताए, डिस्चार्जिंग में हम ये बताए कि सर्किट से यानी सेल से करंट निकलेगा, आई करंट निकल रहा है, देख लीजिए निकल रहा है इससे, है ना। तो ये डिस्चार्जिंग सेल हो गया। कैसा सेल हो गया ये आपका, डिस्चार्जिंग। और क्या ध्यान रखना है डिस्चार्जिंग सेल में, सेल के बाहर, सेल के बाहर करंट कैसे बहेगा, ऐसे चल रहा है, देख लीजिए ऐसे, यानी बड़े वाले डंडा से निकल के और छोटे वाले डंडा में आ जाएगा। मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, सेल के बाहर। लेकिन सेल के अंदर उल्टा होगा, सेल के अंदर यहाँ पर करंट पहुंचेगा ना, तो सेल के अंदर हम मानते हैं कि करंट ऐसे बहेगा जब डिस्चार्जिंग होगा, तो मतलब लोअर से हायर। तो क्या कहेंगे कि करंट फ्लोज, क्या कहेंगे हम यहाँ से, करंट फ्लोज, करंट फ्लो करता है ना, दो जगह। डिस्चार्जिंग में ध्यान रखिएगा, इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल, सेल के अंदर, और क्या, आउटसाइड द सेल, सेल के अंदर और सेल के बाहर। अगर आप सेल के अंदर की बात करते हैं तो सेल के अंदर करंट कैसे बहेगा, लोअर पोटेंशियल से, LP मतलब लोअर पोटेंशियल से, HP मतलब हायर पोटेंशियल, समझ जाइए, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। सेल के बाहर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल,
हायर पोटेंशियल से, HP मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, LP लिख लीजिएगा अगर आपको नहीं समझ में आता है तो। हायर पोटेंशियल और क्या, लोअर पोटेंशियल, ये हो गया। ये इसका डिफिनीशन है, अभी खाली हम डिफिनीशन बता रहे हैं कि कैसे पहचानेंगे, कैसे पता करेंगे कि सेल डिस्चार्जिंग है। सेल से करंट निकलेगा, सेल के बाहर करंट हायर से लोअर पोटेंशियल में बहेगा, सेल के अंदर लोअर से हायर में बहेगा, तब कहेंगे कि जो हमारा सेल है वो डिस्चार्जिंग टाइप का है। अब देखिए, अब हो गया। अब देखिए करंट कितना बहेगा सर्किट में, करंट इन द सर्किट, क्या बोले, करंट इन द सर्किट, सर्किट में कितना करंट बहेगा, तो I करंट बह रहा है। ओम्स लॉ के हिसाब से I इज इक्वल टू क्या होगा, E बटा आर इक्विवेलेंट, E बटा आर इक्विवेलेंट। तो E के जगह E लिख दिए EMF, और R इक्विवेलेंट में अगर आप R लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेल का भी तो रेसिस्टेंस है। और ये देखिए इसके साथ ये सीरीज में जुड़ा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जितना करंट इससे बह रहा है उतना ही करंट इससे भी बहेगा, तो ये सीरीज में होगा। तो बस R इक्विवेलेंट में क्या लिख देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, R प्लस R। ये वही करंट है जो सेल से क्या हो रहा है, बह रहा है, सॉरी इस सर्किट में बह रहा है, ये सेल से निकल रहा है। अब देखिए जब करंट बहेगा तो ये जो लोड है, लोड पर कितना पोटेंशियल गिरेगा। अगर पता है ये इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं होता ना, तो जितना बैटरी का EMF है उतना ही लोड, उतना ही इस पे जाके गिर जाता है। लेकिन अब इसका खुद का इंटरनल रेसिस्टेंस है, तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस ये अपने पास भी रखेगा और कुछ क्या देगा इस पे। तो हमको लोड से मतलब है कि लोड पर कितना पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। तो देखिए निकालने का तरीका है, जो करंट लोड से बह रहा है और इनटू जो उसका रेसिस्टेंस है, तो बार बार बता रहे हैं। तो क्या कहेंगे कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस लोड, ड्रॉप या डिफरेंस जो कह दीजिए, लोड पर कितना पोटेंशियल का ड्रॉप हो गया उसको भी मान लेते हैं हम, और वो किसके बराबर है, I इंटू आर के बराबर है। किसके बराबर है, I इंटू आर। ये अगला आपसे पूछता है कि लोड कितना पावर खर्च कर रहा होगा। हर डिवाइस जो हमारे आसपास चल रहा है वो कुछ ना कुछ पावर कंज्यूम कर रहा है, तो लोड कितना पावर खर्च कर रहा होगा, पावर कंज्यूम्ड बाय लोड। तो पावर का फॉर्मूला अभी हम डिराइव नहीं किए हैं, लेकिन पावर हम पढ़ते हैं। पावर बराबर क्या होता है, पावर बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम। और वर्क डन हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है वर्क डन, अभी हम डिराइव कर देते हैं ऐसे ही, फिर बाद में तो पावर पढ़ाएंगे ही। वर्क डन पर यूनिट टाइम हो गया, पढ़ते हैं वर्क एनर्जी पावर में ही वर्क डन पर यूनिट टाइम क्या होता है, पावर होता है। और वर्क डन को यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, ये भी आपको बताएं अभी। वोल्टेज बराबर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ से आप वर्क डन बराबर क्या लिख सकते हैं, V इंटू, अभी ऐसे ही डिराइव कर दे रहे हैं हम लोग, V इंटू क्या Q और डिवाइडेड बटा टाइम, तो V और चार्ज बटा समय, चार्ज बटा समय किसके बराबर है, करंट के बराबर है। किसके बराबर है, करंट के बराबर है ना। तो पावर बराबर हो गया VI। ऐसे भी निकाल सकते हैं, चूंकि हमारे पास डायरेक्ट रेसिस्टेंस दिया हुआ है और हमारे पास V और I दोनों है, लेकिन इस सब पचड़ा में पढ़ने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप पता है V बराबर क्या होता है, IR, ओम्स लॉ से आप पढ़ते ही हैं। यहाँ पे V बराबर क्या है, IR, और उसमें I गुना करिएगा तो क्या बच जाएगा, पावर इज इक्वल टू हो जाएगा I स्क्वायर R। क्या हो जाएगा, पावर बराबर I स्क्वायर R। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर आपको पावर निकालना हो किसी भी रेसिस्टेंस के क्रॉस, तो आप I स्क्वायर R यूज कर सकते हैं या VI यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, एक फॉर्मूला और है, I भी लिख दिए और I बराबर क्या लिख सकते हैं आप, I बराबर लिख सकते हैं V बटा R। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V स्क्वायर बटा R। यानी पावर का 3 फॉर्मूला आ गया है ना। पावर का कितना फॉर्मूला आ गया, 3। पावर बराबर क्या हो गया, VI, और पावर बराबर क्या हो गया, V स्क्वायर बटा R, और पावर बराबर क्या हो गया, I स्क्वायर R। क्या हो गया, I स्क्वायर R। ये पावर का 3 फॉर्मूला है। जब भी जरूरत पड़ेगा हम इनमें से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अभी फिलहाल हमको क्या करना है, पावर निकालना है। क्या निकालना है, पावर जितना लोड खर्च कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, पावर अक्रॉस लोड, पावर कंज्यूम्ड बाय लोड, ऐसे लिखे ना सीधे सीधे, पावर कंज्यूम्ड बाय लोड। लोड कितना पावर खर्च कर रहा है, हम मान लिए P पावर खर्च कर रहा है। कितना पावर खर्च कर रहा है, P पावर खर्च कर रहा है। तो पावर बराबर हम क्या लिखते हैं, I स्क्वायर R, I स्क्वायर R लिखते हैं ना, I स्क्वायर R लिखते हैं। I के जगह पे आप देखिए, उसके पहले आप इसको यहां भी लिख सकते हैं। I के जगह पे क्या लिख दीजिएगा, E और R प्लस R और इंटू R। I के जगह पे लिख दिया, I तो पता कर चुके हैं ना। उसी तरीके लोड पे पावर है I स्क्वायर R। क्या है, I स्क्वायर R।
तो आप यहां से क्या लिख दीजिएगा, आई के जगह पे लिखिएगा ना ई, और डिवाइडेड बटा आर प्लस आर का होल स्क्वायर और इंटू आर, आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर, ये पावर हो गया। यानी 2-3 चीज ध्यान रखना होगा, करंट कितना बह रहा है, लोड पर कितना पोटेंशियल का ड्रॉप है, और लोड कितना पावर खर्च कर रहा है, ये चीज। अब देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहां पे बताएंगे वो है डिस्चार्जिंग सेल का इक्वेशन। ये तो बता दिए लोड पर, इस सेल का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन लिखने आना चाहिए। तो देखिए, चूंकि ये डिस्चार्जिंग सेल है, ये अपना कुछ हिस्सा इसको दिया है, ये अपना कुछ हिस्सा इसको दिया है, उसको हम भी कहें, और वो किसके बराबर है, आई आर के बराबर है। किसके बराबर है, आई आर के बराबर है। तो देखिए, अब यहां से हम आपको एक चीज बता दे रहे हैं, डिस्चार्जिंग सेल का मामला है ना, डिस्चार्जिंग सेल का मामला मतलब उसका इक्वेशन बता दे रहे हैं। देखिए, बात करिएगा आप, इक्वेशन ऑफ सेल यहां पे क्या होता है, इक्वेशन ऑफ सेल। तो देखिए, कॉमन सेंस है यहां पे, आपको कॉमन सेंस वाली बात है जो आपको समझना होगा। ये जो पोटेंशियल इस पर आया है भी, समझ रहे हैं बात को, ये जो पोटेंशियल किस पे आया है भी, वो किसके बराबर है। आपको बोले ना कि ये ईएमएफ खुद 2 भाग में बट जाएगा, एक इसको देगा और दूसरा अपने आप पे ड्रॉप कराएगा। तो इसको कितना दिया है, वो भी दिया है, तो इसके खुद पे कितना ड्रॉप हो रहा होगा, तो जितना इसका ईएमएफ है उसमें से आई आर घट जाएगा। आई आर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों आई आर घट जाएगा, ये भी दे दिया है इसको, मान लीजिए ये 100 है, 100 में से 20 इसको मिल गया है, 100 में से 20 इसको मिल गया, तो ये कितना होगा, 80 होगा। तो हम लिख दिए ये 20 जो है वो किसके बराबर है, 100 माइनस 80। डिस्चार्जिंग सेल में लोड को जो वोल्टेज मिला है वो उसका जो ईएमएफ है उसमें से जो वो खुद पे ड्रॉप करा लिया है वो घटा देंगे। अगर यही R0 होता ना तो V बराबर E हम कहते कि अगर इसका कोई इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं होता, मतलब बेटा अगर लाइक है तो बाबूजी अपने पास संपत्ति नहीं रखेंगे, जितना बाबूजी का उतना बेटा का हो सकता है, लेकिन इसका खुद का इंटरनल रेसिस्टेंस होने के कारण ये अपने पास IR के बराबर रख लिया है, इसीलिए E में से IR घटा दिए हैं, और वही किसको मिल गया है, लोड को। ये लोड का वोल्टेज है, इसीलिए सेल का EMF यहाँ पे कैसे लिखाता है, V प्लस IR। मतलब सेल का टोटल EMF कितना होगा, जितना वो लोड को दिया है और जितना वो अपने, ये टोटल संपत्ति है, और ये जितना वो बेटा को दिया और जितना अपने पास रखा है, आप ऐसे समझ लीजिए। यही सेल का इक्वेशन है, किसके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। कहेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय डिस्चार्जिंग सेल, तो डिफिनीशन के साथ साथ ये इक्वेशन लिखिएगा, तभी पूरा नंबर आपको मिल पाएगा बोर्ड एग्जाम में। अगर आप देखते हैं तो E इज इक्वल टू क्या होगा, V प्लस IR, ये सेल का इक्वेशन हो गया। अब देखिए, एक यहाँ से अत्यधिक महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, जिससे CBSE बोर्ड, JEE मेन और नीट, इसमें ढेर सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है मैक्सिमम पावर थ्योरम। सीधे पूछ देगा स्टेट मैक्सिमम पावर थ्योरम। मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या होता है, तो केवल डिस्चार्जिंग सेल में नहीं, पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, चाहे वो डिस्चार्जिंग हो, चाहे चार्जिंग हो, चाहे कोई भी सेल हो, कोई भी सर्किट हो, मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या बताता है ना, तो मैक्सिमम पावर थ्योरम बताता है कि सर्किट सबसे ज्यादा पावर, या ऐसे कह सकते हैं लोड सबसे ज्यादा पावर तभी खर्च करता है जब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस यानी लोड का रेसिस्टेंस और इंटरनल रेसिस्टेंस बराबर हो। इंटरनल रेसिस्टेंस क्या हो जाए, बराबर हो, तभी सर्किट सबसे ज्यादा पावर खर्च करेगा। इसी को हम लोग कहते हैं मैक्सिमम पावर थ्योरम या मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। समझे बात को, तो क्या कहेंगे कि द पावर कंज्यूम्ड बाय लोड, क्या कहेंगे, द पावर कंज्यूम्ड बाय लोड, द पावर कंज्यूम्ड बाय लोड, है ना, क्या बोल रहे हैं, द पावर कंज्यूम्ड बाय लोड, लोड के द्वारा जो पावर कंज्यूम होता है इज मैक्सिमम व्हेन द, एक बात यहां से लिख रहे हैं, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, व्हेन द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस। अब कहिएगा कि इक्विवेलेंट क्यों लिखे, बता देते हैं, वो भी इंटरनल रेसिस्टेंस है ना।
अब आप कहिएगा यहाँ पे इक्विवेलेंट लिखने का क्या मतलब है, तो इक्विवेलेंट लिखने का यही मतलब है कि अभी ना यहाँ पे एक ही ठो लोड लगा हुआ है, हम 2 ठो लोड लगा देंगे तब मैक्सिमम पावर थ्योरम कैसे लिखेंगे। तो जितना भी एक्सटर्नल लोड है या जितना भी रेसिस्टेंस है बाहर, सबका इक्विवेलेंट, अकेला नहीं, सबका इक्विवेलेंट। मान लीजिए एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट है, अगर वो इंटरनल रेसिस्टेंस के इक्विवेलेंट के बराबर होगा। आप कहिएगा इंटरनल रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट क्यों लिख रहे हैं, तो हो सकता है एक सेल के जगह 2 सेल लगा हुआ हो, तो उसका भी तो इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो इंटरनल रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट अगर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के इक्विवेलेंट के बराबर होता है तभी सर्किट मैक्सिमम पावर खर्च करता है। इसी को कहा गया मैक्सिमम पावर थ्योरम। सीबीएसई में बहुत बार पूछा गया है ना, और जेईई और नीट में तो क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्ट, कहेगा कि मैक्सिमम पावर कंज्यूम कितना होगा। अब बताइए ये जो डिस्चार्जिंग सेल बताए, हम डिस्चार्जिंग सेल में इस थ्योरम को कैसे लगाएंगे। फॉर डिस्चार्जिंग सेल, फॉर डिस्चार्जिंग सेल जो हम आपको पढ़ा है, डिस्चार्जिंग सेल में, डिस्चार्जिंग सेल, डिस्चार्जिंग सेल में अगर हम इसको लगाना चाहते हैं जो हम यहाँ पे बनाए हैं अभी फिलहाल, तो इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर है और कैपिटल रेसिस्टेंस क्या, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर। अगर ये दोनों बराबर हो गया, अगर ये दोनों क्या हो गया, बराबर, तभी मैक्सिमम पावर होगा। क्या होगा, मैक्सिमम पावर। अगर बराबर होगा तभी। तो कितना हो जाएगा मैक्सिमम पावर, कितना खर्च करेगा लोड मैक्सिमम पावर के रूप में। तो देखिए पावर का फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, ई आर प्लस आर और इंटू कैपिटल आर। अगर ये दोनों बराबर हो जाएगा तो इस, मान लीजिए बराबर हो गया तो इसको कैपिटल आर मान लेते हैं, तो आर प्लस आर क्या हो जाएगा, 2r, और 2r का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4r स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 4r स्क्वायर, और एगो आर यहाँ से कट जाएगा तो क्या बचेगा, ई स्क्वायर बटा 4r। क्या बचेगा, ई स्क्वायर बटा 4r, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं ई स्क्वायर बटा 4r। क्या लिख सकते हैं, ई स्क्वायर बटा 4, ऐसे लिखिए आप, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो ई स्क्वायर बटा 4r। ये आर चूंकि आर के बराबर है इसीलिए ऐसा लिखें, हमेशा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी पावर है और ये भी पावर है, दोनों पावर ही है, ई स्क्वायर बटा 4r, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, ये है नॉर्मल पावर जितना वो, लेकिन मैक्सिमम कितना पावर खर्च करेगा तो वो कैसे पता करेंगे, मैक्सिमम पावर थ्योरम से। कैसे हो, क्या होता है मैक्सिमम पावर थ्योरम, तो अगर इंटरनल रेसिस्टेंस और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बराबर होगा तभी सर्किट में मैक्सिमम पावर खर्च होगा। इसी को क्या कहा गया, मैक्सिमम पावर थ्योरम। यानी आर बराबर क्या होगा, आर, तो बस यहाँ पे जैसे ही आर बराबर आर रखिएगा, ई स्क्वायर बटा 4r स्क्वायर आएगा, एक ठो आर से एक ठो आर कट जाएगा तो ई स्क्वायर बटा 4 कैपिटल आर बचा, और कैपिटल आर यहाँ पे स्मॉल आर के बराबर है इस सर्किट में, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये मैक्सिमम पावर थ्योरम था, ठीक है। अब एक बार ये थ्योरम बता दिए, अब हम आगे जब पढ़ेंगे चार्जिंग सेल तब वहां भी हम यूज करेंगे मैक्सिमम पावर थ्योरम, लेकिन ये नहीं बताएंगे, सीधे लिखेंगे कि स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है, मतलब सर्किट क्या कर रहा होगा, मैक्सिमम पावर खर्च कर रहा होगा, और कैलकुलेट करके हम दिखा देंगे, ठीक है। तो एक बार आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे चार्जिंग सेल के बारे में। देखिए डिस्चार्जिंग सेल के बाद अब हम बात करेंगे चार्जिंग सेल का, कि चार्जिंग सेल क्या होता है। बिल्कुल जो डिस्चार्जिंग में पढ़े उसका उल्टा प्रभाव हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। देखिए तो हम लोग यहाँ पे किसका बात करेंगे, चार्जिंग सेल का। हल्ला नहीं करिए और शांति से देखिए, दिमाग कॉन्सेंट्रेट करके। चार्जिंग सेल, डिस्चार्जिंग का उल्टा। चार्जिंग में क्या होगा भाई, तो चार्जिंग में हम लोग कहेंगे करेंट इज गिवन टू द सेल। क्या कहेंगे, करेंट इज गिवन टू द सेल। सेल को हम लोग करंट देंगे, और डिस्चार्जिंग में क्या हो रहा था, सेल से करंट निकाल रहे थे, विथड्रॉ हो रहा था। यहाँ पे सेल को करंट दिया जा रहा है तो मतलब वो चार्जिंग सेल है। देखिएगा ध्यान से, ऐसा नहीं कहिए कि हम उल्टा सर्किट बना रहे हैं, बिल्कुल सर्किट सही बनाएंगे, है ना, सर्किट बिल्कुल हम सही बनाएंगे। बस यही होगा कि सेल को करंट देंगे, ऐसे इससे बाहर निकल रहा था तो सेल से करंट विड्रॉ हो रहा था। अब हम सेल को करंट दिए, ये आर रेसिस्टेंस है, ईएमएफ ई है, और ये रेसिस्टेंस क्या है भाई, आर है, इंटरनल रेसिस्टेंस आर है। अब देखिए ये डिस्चार्जिंग सेल है जिसमें सेल को हम करंट दिए हैं। अब इसमें क्या देखिएगा, सर्किट के बाहर, सॉरी सेल के बाहर करंट कैसे बह रहा है, आगे देखिएगा ऐसे आई करंट है, क्या होगा, हाई लोअर पोटेंशियल से निकल के और हायर पोटेंशियल में जा रहा है, उल्टा हो रहा है ना।
और सेल के अंदर क्या होगा, तो सेल के अंदर हम क्या देखेंगे, हायर से लोअर में करंट बहेगा। तो कहेंगे कि करंट फ्लोज, करंट जो बहता है इसमें डिफिनीशन या पहचानने का तरीका वही बात यहां भी लिखेंगे, इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल, सेल के अंदर जो करंट बहता है वो कैसे बह रहा है, सेल के अंदर हायर से लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर कैसे करंट बहता है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। क्या बोल रहे हैं, इनसाइड द सेल हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल और आउटसाइड द सेल लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ये उल्टा है, जो हम लोग डिस्चार्जिंग में पढ़े थे उसका उल्टा यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ सेल बहुत आसानी से देख सकते हैं, क्या देखिएगा, उसका उल्टा होगा। इक्वेशन ऑफ सेल पहले ही देख लेते हैं, आगे हम लोग क्या देखेंगे, जब हम लिखने सीख ही गए हैं तो इक्वेशन ऑफ सेल है ना, यानी इस पर जो पोटेंशियल आएगा भी, तो पता है आपको भी होगा, तो वो किसके बराबर होगा, भी बराबर क्या होगा, ई प्लस आई आर, ई प्लस आई आर। क्यों, क्योंकि इस पे जो पोटेंशियल चार्जिंग है ना, तो ई और प्लस जितना इसके खुद पे ड्रॉप हो रहा है वो उसका उल्टा, वहां पे हो जाता है ई माइनस आई आर, तो ई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, भी और माइनस आई आर, भी माइनस क्या हो गया, आई आर। ये इक्वेशन ऑफ सेल हो गया, यानी सेल का ईएमएफ क्या लिखेंगे हम लोग चार्जिंग कंडीशन में, भी और माइनस आई आर। पूछेगा करंट कितना बह रहा है, टोटल करंट कितना होगा, तो वही सब ई इक्विवेलेंट और बटा आर इक्विवेलेंट, माने ई बटा आर प्लस आर। पावर अक्रॉस लोड पूछेगा तो वो भी हम बता देंगे, लोड पे कितना पावर होगा आपका, तो लोड पे क्या पावर हो जाएगा, लोड पे पावर वही आई स्क्वायर आर होगा, लोड पे पावर कितना होगा, आई स्क्वायर आर। मैक्सिमम पावर थ्योरम सब कुछ वही रहेगा, सेम पावर पूछ देगा लोड पे तो वही कहेंगे आई स्क्वायर आर। इस पे पूछेगा तो कहेंगे भी बराबर आई आर। लोड पे पोटेंशियल का ड्रॉप, लोड जितना पावर कंज्यूम कर रहा है, सर्किट में जितना करंट बढ़ रहा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। खाली परिवर्तन किस में आया है, सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन किस में आया है आपका, सेल के इक्वेशन में, सेल के इक्वेशन में आया है और किसी में नहीं आया। ठीक है, तो चार्जिंग सेल देख लिए। ठीक है, अब देखिए चार्जिंग सेल के बाद क्या होता है, दो तीन सर्किट है, शॉर्ट सर्किट। क्या है आपका, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट किसको कहते हैं, शॉर्ट सर्किट होता है, आप एक तो बैटरी लीजिए, उसके पॉजिटिव टर्मिनल से एक तार निकालिए निगेटिव और दोनों को ऐसे सटाइए तो आवाज़ करता है, कहते हैं ना हिंदी में कहते हैं चिड़चिड़ाता है ना, वही शॉर्ट सर्किट है। वही क्या है आपका, शॉर्ट सर्किट है। तो शॉर्ट सर्किट देखिए क्या होगा, जैसे मान लीजिए ना कुछ करना नहीं है, शॉर्ट सर्किट का डिफिनीशन ही है, शॉर्ट सर्किट तब होता है जब मैक्सिमम करंट फ्लोज, मैक्सिमम करंट फ्लोज, मैक्सिमम करंट फ्लोज इन द सर्किट, मैक्सिमम करंट फ्लोज इन द सर्किट। सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, सर्किट में क्या होगा, मैक्सिमम। अब मैक्सिमम करंट तभी फ्लो करेगा जब रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस क्या होगा, लोड रहेगा ही नहीं, तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये वायर है, सीधे सीधे बैटरी को ऐसे जोड़ दीजिए, प्लस और माइनस, रास्ते में कोई लोड कोई रेसिस्टेंस नहीं, मतलब सीधे आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल को क्या कर दिए, जोड़ दिए, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट होगा, है ना। इस कंडीशन में सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। क्या फ्लो करेगा इस कंडीशन में, सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। ठीक है, ईएमएफ, ठीक है, ईएमएफ। अब आगे होता है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट हम वैसे सर्किट को कहते हैं जिसमें सब कुछ रहेगा लेकिन नो करंट फ्लोज। ओपन सर्किट वैसे सर्किट को कहते हैं जिसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है, नो करंट फ्लोज इन द सर्किट, है ना, सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ऐसा देखिए ओपन सर्किट कब होता है, देखिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ पे सब कुछ लगा हुआ है, ऐसा नहीं है कि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस नहीं है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस भी है। ईएमएफ यहाँ बैटरी जुड़ा हुआ है ऐसे, इस पॉइंट पे सर्किट ओपन है, ईएमएफ ई, आई कितना होगा, जीरो, आई कितना होगा, जीरो, कोई भी करंट इस सर्किट में फ्लो नहीं कर रहा होगा। ठीक है, अगली बात क्या है कि पूछेंगे इस पर कितना लोड होगा, इसको भी कहते हैं, तो कहेंगे लोड, क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लोड, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लोड, लोड पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो कहेंगे जीरो। कहिएगा कैसे जीरो होगा भाई, लोड पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कैसे होगा, क्योंकि सर्किट में करंट ही नहीं बह रहा है,
V बराबर आई आर होता है, आई है ही नहीं तो आर रहने से कुछ होना नहीं है, तो आई 0 है तो इस पर कोई ड्रॉप नहीं होगा। तो जितना भी ये पोटेंशियल, देखिएगा सर्किट ओपन रहने का क्या बात है कि जो ये EMF है, ये जो ओपन पॉइंट है ना, इसी के क्रॉस ये पोटेंशियल बन के डेवलप हो जाएगा, पोटेंशियल अक्रॉस AB। ये ध्यान रखिएगा, AB के क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो सबसे ज़्यादा होगा E के बराबर। ओपन पॉइंट के क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो E के बराबर हो जाता है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा यहीं ड्रॉप हो गया तो इस पे कुछ जाएगा नहीं। ये 10 वोल्ट है, अब 10 का 10 वोल्ट यहीं गिर गया, ड्रॉप हो गया, रुक गया, तो इस पे कुछ नहीं गया। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, मिनिमम करेंट और 2 पॉइंट के क्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे क्या कहेंगे, मैक्सिमम करेंट है ना, और 2 पॉइंट के अक्रॉस नो पोटेंशियल ड्रॉप। आप 2 पॉइंट चुन लीजिएगा, कहिएगा यहाँ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो कहेंगे AB के क्रॉस कोई पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होगा। कहिएगा क्यों, तो कहिएगा कोई रेसिस्टेंस थोड़े है जो I बराबर IR, V बराबर IR लगाएंगे। तो इसका ग्राफ एक बनता है, बहुत ही कॉमन है ना, इधर लिखता है V, इधर लिखता है I, यहाँ I यहाँ V भी लिख सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, VI, या ऐसे भी लिख सकते हैं I और क्या V। तो ग्राफ बनता है ऐसे, ग्राफ आपका क्या होता है, इस तरीके से बनता है। इस ग्राफ में क्या देखिएगा, इस पॉइंट पर ये पॉइंट है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा करंट चल रहा है, ये मैक्सिमम करंट है, देखिए ना। तो ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट दिखा रहा है शॉर्ट सर्किट को, ये पॉइंट किसको दिखा रहा है, शॉर्ट सर्किट को, क्योंकि यहाँ पे क्या देखिएगा, करंट मैक्सिमम है और वोल्टेज क्या है, 0, वोल्टेज 0 है और करंट क्या है, मैक्सिमम। तो ये IV ग्राफ में ये पॉइंट दिखा रहा है शॉर्ट सर्किट को। लेकिन ये वाला जो है ना, यहाँ पे देखिए वोल्टेज मैक्सिमम है लेकिन करंट क्या है, 0। तो ये दर्शा रहा है किसको, ये पॉइंट किसको दर्शा रहा है भाई, ओपन सर्किट को। किसको दर्शा रहा है, ओपन सर्किट। यानी VI ग्राफ जो है क्लोज सर्किट, सॉरी शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट का। शॉर्ट सर्किट का ये करंट मैक्सिमम, वोल्टेज 0, शॉर्ट सर्किट, वोल्टेज मैक्सिमम 2 पॉइंट के क्रॉस और करंट 0, है ना। यहाँ पे V किसके बराबर होगा, E के बराबर। किसके बराबर होगा, V, E के बराबर। देख लीजिए ना, 2 पॉइंट के क्रॉस। तो ये ग्राफ में शॉर्ट सर्किट वाला पॉइंट और ये कौन सा है, ओपन सर्किट वाला पॉइंट। कहेगा कि शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट को VI ग्राफ से दिखाइए। CBSE बोर्ड में शॉर्ट आंसर टाइप में 1 नंबर में पूछा जाता है, तो सीधे बना के जहाँ पे सीधे याद रखना है, शॉर्ट सर्किट मतलब मैक्सिमम करंट फ्लो किया है, लोड नहीं है उसमें। सीधे मतलब ये सीधा वही सर्किट है, प्लस और माइनस को जोड़ दिए हैं। और ओपन सर्किट में क्या है कि कोई करंट ही नहीं बह रहा है, और कोई करंट ही जब नहीं बह रहा है, ठीक है, तो जो ओपन पॉइंट है 2, है ना, सर्किट ब्रेक हो गया है, यहाँ पे सारा पोटेंशियल ड्रॉप यहीं पे हो जाएगा, तो उसको ग्राफ में हम ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये था सेल का चर्चा जो आपको किया गया है। ठीक है, अब इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसके पहले ये सारा चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, मैक्सिमम पावर थ्योरम, ये सब बात आप ध्यान रखिएगा। जब तक ये कंप्लीट थ्योरी याद नहीं होगा हम लोग न्यूमेरिकल पे डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग किस चीज़ का बात करेंगे, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे मैक्सिमम पावर थ्योरम पे, 2-4 न्यूमेरिकल करेंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए भी, और जो मैक्सिमम पावर थ्योरम समझे पढ़े हैं उसको कॉन्सेप्चुअली और अच्छा बनाने के लिए। और फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का कॉम्बिनेशन, सीरीज, पैरेलल, मिक्स कॉम्बिनेशन, जैसे हम लोग रेसिस्टेंस का पढ़े। ठीक है, तो वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में यहाँ तक, धन्यवाद, नोट कर लीजिए इसको।